परमाणु वाला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, परमाणु के बारे में आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है और 12th के अंदर फिजिक्स में है। ठीक है, तो मैं ज्यादा बिल्कुल बहुत डिटेल के अंदर, बेसिक के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, हल्की हल्की कुछ कहानियां जो रही है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करके मेन चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, परमाणु के बारे में आप इस तरह से ये समझना है, कहानी समझना कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो था डाल्टन ने, या डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन भी बोलते हैं, डाल्टन का सिद्धांत। देखिएगा, आप ऐसी कहानी समझना, जब लोगों को कुछ भी नहीं था परमाणु के बारे में पता, तब सबसे पहले डाल्टन ने ये पहली बार शब्द, परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया। परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य को सूक्ष्मतम कणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कण जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। या आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिएगा, बिल्कुल बारीक, ऐसे नॉर्मल वे में समझो कि मान लीजिएगा आपके पास कोई चौक है। ठीक है, चौक को बिल्कुल महीन पाउडर में पीस लिया आपने, इतना महीन कर लिया कि उससे ज्यादा उसके छोटे छोटे और कण हो ही नहीं सकते। तो जो सबसे छोटा कण है जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, उसी कण को परमाणु कहा था डाल्टन ने। ठीक है, इसका मतलब उल्टा सोचो कि प्रत्येक द्रव्य ऐसे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है जिन्हें और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। उन्हीं सूक्ष्मतम कणों को क्या कहेंगे? परमाणु। क्लियर? अब परमाणु के बारे में उन्होंने एक चीज और भी कही कि परमाणु एक उदासीन गोला है। एक ही द्रव्य के, एक ही पदार्थ के जो दो परमाणु हैं, उनके भौतिक या रासायनिक गुण एक समान होंगे, जबकि दो अलग अलग पदार्थों के, जैसे एक लोहा का ले लिया और एक चौक का टुकड़ा ले लिया, उनको भी महीन पाउडर में पीस सकते हैं, दोनों के ही परमाणु है, उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो था कुछ दिनों बाद में ही फेल हो गया। ठीक है, और फेल करने वाले व्यक्ति थे थॉमसन, जे थॉमसन। देखिएगा क्यों फेल हुआ। देखो, आज आपको पता है कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे कण हैं, आज के टाइम पे हमको पता है। डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु ऐसा छोटा कण है जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, मतलब और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो गलत हो गया ना ये तो, मतलब परमाणु एक विभाजित कण है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात किन्होंने बताई थी? थॉमसन ने। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। जे थॉमसन पूरा नाम था इनका। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। मॉडल मतलब कुछ पब्लिक के सामने कुछ रिप्रेजेंट किया, कुछ साथ लेके आए कि हाँ ये चीज है परमाणु। सिद्धांत, कही गई बातें, किताबी ज्ञान, लोगों को बैठकर सुनना है चुपचाप, यहाँ पर प्रदर्शन के लिए चीज थी। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु एक, समझना, ठीक है। अच्छा, ये सिद्धांत फेल क्यों हुआ? क्योंकि परमाणु, इनके अनुसार तो क्या हो गया कि परमाणु अविभाजित कण है, जबकि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, थॉमसन ने क्या बोला आगे सुनो। थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है, गोला फुटबॉल जैसे धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से पूरे गोले में धसे हुए हैं। ऋणावेशित कण मतलब कि इलेक्ट्रॉन पूरे गोले में ही यादृच्छिक रूप से धसे हुए हैं। ठीक है, अब आपको समझना, यादृच्छिक मतलब बिना किसी नियम के। परमाणु एक धनावेशित गोला है, ठीक है, जिसके अंदर ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से धसे हुए हैं। तो इनसे एक चीज तो समझ में आ गई
कि इनके अनुसार परमाणु धनावेशित गोला है, उसमें इलेक्ट्रॉन नामक कोई ना कोई चीज है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इनके अनुसार तो परमाणु को विभाजित ही नहीं कर सकते हैं, यहां पर पता लगा है परमाणु को विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी है उसमें। ठीक है, उन्होंने अपने मॉडल की तुलना एक प्लम पुडिंग नामक मिठाई होती है, प्लम पुडिंग नामक मिठाई से की थी। ठीक है, जिसकी तुलना हम भारत के संदर्भ में बात करें तो तरबूज से कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तरबूज को यदि काटते हैं तो एक तो लाल गिरी मिलती है और बीज मिलते हैं, तो जहां जहां लाल भाग है वो पूरा धनावेश है, तभी तो। अच्छा, धनावेश पूरे गोले में फैला हुआ है ना। ठीक है, और जहां जहां बीज है उसकी तुलना उन्होंने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से की, जो पूरे तरबूज में जगह जगह धसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जमे हुए हैं। ठीक है, तो परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, धनावेशित गोला है, उस पूरे धनावेश फैला हुआ है और उसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे हुए हैं यादृच्छिक रूप से। और परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, क्योंकि टोटल परमाणु का जितना धनावेश है उतना को उतना उन बीजों का मतलब इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश भी है, टोटल विद्युतीय आवेश हो जाता है 0, इसलिए परमाणु एक उदासीन गोला है। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन यह मॉडल भी कुछ दिनों बाद में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? देखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु की जो धनावेशित गोला है, ये परमाणु जैसे हो गया। ठीक है, जैसे ये परमाणु है, ठीक है ना, ये धनावेशित गोला है कि जैसे। ठीक है, अब उसमें जगह जगह ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल गए होंगे। तो पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से धसे हुए नहीं है। आज आप जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आज आप जानते हैं वास्तव में कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए नहीं होकर किसी नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। ठीक है, जैसे ये नाभिक हो गया, आज तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है जो इसके नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काट रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, और किसी नियम के तहत कि भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये मॉडल यहाँ पर भी फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने तो तुलना भी, देखो ये सीधी सीधी इन्होंने भी तुलना की थी तरबूज से, जिसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लाल भाग की तुलना की है धनावेश से, जबकि वास्तविकता में सारा का सारा धनावेश छोटे से भाग में ही केंद्रित है। ठीक है, तो पूरे गोले में धनावेश फैला हुआ नहीं है, छोटे से भाग में ही केंद्रित होता है। यह भी एक इनकी असफलता का कारण बना। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, वो भी किसी नियम के तहत। जबकि इन्होंने क्या बोला कि यादृच्छिक रूप से इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तुलना बीजों से की थी, तो बीज में कहीं 4 बीज मिल गए, कहीं 2 बीज मिल गए, कहीं 5-7 बीजों का गुच्छा मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एक इनके असफलताओं का कारण भी रहा। ठीक है, तो आप फटाफट इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा डाल्टन का सिद्धांत, और मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखिएगा पूरा डाल्टन का सिद्धांत, और लिखिएगा इसमें इनके अनुसार परमाणु द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है, परमाणु द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक ही द्रव्य के परमाणुओं के भौतिक व रासायनिक गुण एक समान होते हैं, जबकि अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक लिख लिया आपने? और इसमें एक चीज और भी लिख लीजिए, परमाणु एक उदासीन गोला है। ठीक है, अब इसके लिखो आगे असफलता का कारण।
असफलता का कारण, और असफलता के कारण में लिख लीजिएगा आप, असफलता का कारण में लिखिएगा डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, जबकि वास्तविकता में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। थॉमसन के अनुसार परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और उसमें ऋणावेशित कण, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रॉन, भी होते हैं। अब अगला हेडिंग डालो, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, और इसमें लिखिएगा थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें यादृच्छिक रूप से ऋणावेशित कण अथवा इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। थॉमसन ने अपने मॉडल की तुलना प्लम पुडिंग नामक मिठाई से की, जिसकी तुलना हम तरबूज से कर रहे हैं। इसमें उपस्थित लाल भाग परमाणु का धनावेश है तथा इसके बीज जो यादृच्छिक रूप से धसे हुए हैं, इनकी तुलना इलेक्ट्रॉन से की जा सकती है। नेक्स्ट लाइन लिखना, परमाणु का संपूर्ण धनावेश इलेक्ट्रॉनों के संपूर्ण ऋणावेश के बराबर होने से परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। लिख लिया आपने? ठीक है। अब इसमें भी असफलता का कारण लिख लीजिएगा, देखो फटाफट। असफलता का कारण, और इसके अंदर लिखिएगा थॉमसन के अनुसार परमाणु का धनावेश पूरे गोले में फैला हुआ है, जबकि रदरफोर्ड के प्रयोग में यह पाया गया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित है। एक पॉइंट और लिख लो इसमें असफलता के कारण में, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस धनावेश के चारों ओर
वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, जबकि थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से धसे हुए हैं। क्लियर? अब अगला सुनो बात को। अब देखिएगा आगे का अपने पॉइंट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले उन्होंने अपने कुछ प्रयोग भी किए थे रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो पहले तो अपन ये डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। चलिए, इससे पहले हमने डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत डिस्कस कर लिया था, थॉमसन का परमाणु मॉडल डिस्कस कर लिया था, और रदरफोर्ड ने का परमाणु मॉडल है। इससे पहले रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, बहुत ही फेमस प्रयोग है, ये किया। इस प्रयोग में उन्होंने गीगर और मार्सडन की सहायता से एक सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि रदरफोर्ड अंकल बीच में खड़े हो गए और इधर गीगर, इधर मार्सडन खड़े हो गए। ठीक है, और इधर अल्फा कण, ये सोने की पन्नी दे दी और उनको अल्फा कणों की बौछार के लिए उनके अल्फा कण उनके मशीन गन में मतलब अल्फा कण भर दिए और कहा कि आपको अल्फा कण को दागना है इस पर। ठीक है, और अल्फा कण टकराने के मतलब सीधे आने के बाद वो किधर जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं कि विक्षेपित हो रहे हैं। इसके लिए क्या किया, इस पन्नी के चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड युक्त पर्दा रख दिया। जिंक सल्फाइड वाला पर्दा क्या होगा, जैसे ही आवेशित कण उस पर टकराएंगे कुछ स्पार्किंग उत्पन्न होगी। ठीक है, अब ये जिंक सल्फाइड वाला पर्दा रख दिया। अब हुआ क्या, रदरफोर्ड अंकल हो गए बीच में खड़े, गीगर मार्सडन ने अल्फा कण चालू कर दिए। ठीक है, तो अल्फा कण बिल्कुल सीधे गुजर गए, ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा कि हाँ कि कुछ प्रभाव है कि परमाणु का। ठीक है, तो दोनों ने रिपोर्ट दे दी गुरुजी को कि अल्फा कण को सीधे पास हो रहेगा, चलाते रहो। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है, अधिकतर भाग खोखला है। दूसरा कहा कि और चलाते रहो। अब हुआ क्या कि गीगर और मार्सडन यहाँ पे और नजदीक है, अल्फा कण की बौछार करा रहे हैं, और नजदीक है इधर से अल्फा कण की बौछार करा रहे हैं। अब इस तरह से अल्फा कण भेज रहे हैं और भेज रहे हैं और भेज रहे हैं। ठीक है, अब कहा कि हाँ अब कुछ अल्फा कणों का विचलन होने लगा, कुछ तो इधर डिफ्लेक्ट होने लगे, कुछ इधर विक्षेपित होने लगे। कहा चलाते रहो, आगे क्या होता है। ठीक है, कहा कि और जैसे भी कहा कि एक अल्फा कण जैसे ठीक अल्फा कण सेंटर में लगा, वो वापस उसी पथ पर वापस लौट कर आया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही लगा वापस लौट कर आया तो अचानक गुरुजी को एक तरह से झटका लगा कि भाई हुआ क्या है, क्या रुको एनालिसिस करते हैं हुआ क्या होगा, अल्फा कण कैसे हुए। तो फिर ये पता लगा कि अधिकतर अल्फा कण सीधे ही निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकतर भाग खोखला। दूसरी बात, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण का विचलन 180 डिग्री के कोण पर हुआ, 180 डिग्री के कोण पर हुआ विचलन। अब देखिए विचलन कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखो मान लीजिएगा ये अल्फा कण है, तो ये अल्फा कण आने की दिशा हो गई, ये इसके ये आने की दिशा हो गई, और ये अल्फा कण की विचलन के बाद इधर चला गया, मतलब इसको पीछे बढ़ा दिया यूं। ठीक है, तो दोनों के बीच में विचलन हुआ, ये कोण, ये विचलन कोण थीटा। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर नाभिक की तरफ आ रहे हैं विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहां पर आने की दिशा भी यही थी और जाने की दिशा भी यही होगी, ये विचलन कोण कितना हो गया, 0। अब ये आने की दिशा है, अब कोई अल्फा कण मान लीजिएगा इधर घूम गया यूं। ठीक है, तो ये आने की दिशा, तो विचलन कोण कौन सा हो गया इसमें, ये वाला कोण, ये वाला कोण। कोई अल्फा कण इधर आ रहा है, उसके बाद में विचलन हो गया इधर, तो आने की दिशा ये रही, जाने तो विचलन कोण कौन सा हुआ, ये यहां से रेड से इधर की तरफ। ठीक है, अब जैसे जैसे नाभिक के नजदीक आ रहा है विचलन कोण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा कि लगभग जब 20,000 में से एक अल्फा कण का विचलन
180 डिग्री के कोण पर हुआ। इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का सारा द्रव्यमान और परमाणु का सारा धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसको नाम क्या दिया था? नाभिक नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो ध्यान रखना, नाभिक की खोज भी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। देखिए अभी तक ये पता नहीं चला है कि नाभिक के अंदर कौन है वो। अभी तो कई सालों बाद में जब टूटा तो पता चला कि हाँ कुछ न्यूट्रॉन भी थे जो बिल्कुल उदासीन बैठे हुए थे। ठीक है, अभी तो ये माना जा रहा था और सारा का सारा धनावेश छोटे से भाग में केंद्रित है। और ऐसा क्यों कहा कि लगभग सारा द्रव्यमान परमाणु का और सारा धनावेश छोटे से भाग में केंद्रित है? ऐसा क्यों कहा? इसको मैं महसूस कराता हूं आपको। देखो देखिएगा, नाभिक के अंदर कौन कौन बैठते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और एक प्रोटॉन का वजन होता है, एक प्रोटॉन का वजन होता है 1.672 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन का वजन होता है 1.675 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और एक इलेक्ट्रॉन का वजन होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। अगर तराजू लेकर अगर तोल लेना इनको, ठीक है, तो देखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है? देखो न्यूट्रॉन। देखो 1.672, 1.675। न्यूट्रॉन कुछ भारी है, हल्का सा। बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर। फिर भी एग्जैक्टली बात करें, न्यूट्रॉन का ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत कम है। देखो 10 की घात माइनस 27 है या 10 की घात माइनस 31 है। मतलब नीचे देखेंगे तो 10 की घात 31 का भाग लगना है या 10 की घात 27 का भाग लगना है। फिर भी अगर तराजू लेकर अगर तोले ना, एक तरफ एक प्रोटॉन रख दिया वजन में, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 2 3 करते करते जब रखेंगे लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो एक प्रोटॉन का वजन के अंदर लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कब? वजन में। चार्ज दोनों पे बराबर है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश है माइनस ही, प्रोटॉन पे आवेश प्लस ही, आवेश दोनों का बराबर है। लेकिन वजन की बात करें तो प्रोटॉन लगभग 1837 गुना वजनी है। कैलकुलेशन में लगभग 1840 लिख लेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिएगा सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम में 11 Na23। अब सोडियम की बात करें तो 11 तो इसमें प्रोटॉन है, जितना परमाणु क्रमांक, जितना प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी है। और 23 माइनस 11 मतलब 12 न्यूट्रॉन है। अब वो सोचो कि इस सोडियम का परमाणु में 23 न्यूक्लियॉन है, मतलब 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन। इसके अंदर नाभिक के अंदर तो 23 जने थे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हुए, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ के वर्ताकार, चारों तरफ का भाग है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, उसके अंदर केवल 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब बात को सुनना, परमाणु की त्रिज्या आपने पढ़ी रखी है, या जो उसने त्रिज्या बताई थी कि परमाणु की त्रिज्या, या समझते हैं कि परमाणु का आकार, मतलब परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात माइनस 10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात माइनस 15 मीटर। इस कोटि में होती है। अगर दोनों से कंपेयर करें, तुलना करेगा भाग में दोनों का, तो परमाणु की त्रिज्या बटा नाभिक की त्रिज्या करेंगे तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। अब 10 की घात माइनस 15 ऊपर चला गया तो 10 की घात प्लस 15 हो गई। तो 10 की घात माइनस का 10 गुणा 10 की घात प्लस का 15, मतलब 10 की घात 5। 10 की घात 5 का मतलब कितना हो गया? चलो 10 की घात बन गया ये 5, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5। इसका मतलब वजन गुणा करो तो परमाणु की त्रिज्या बराबर, परमाणु की त्रिज्या, इसका मतलब कितना हो गया? 10 की घात 5 गुणा नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, अब स्केल से बात करें तो अगर स्केल लेकर लगभग स्केल में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं या हम गोला बनाते हैं, इतना सा अगर नाभिक ले लिया तो ये लगभग मान लो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना।
अगर नाभिक की त्रिज्या की जगह मैं 1 सेंटीमीटर रख दूं तुलना के लिए, तो परमाणु की त्रिज्या कितने आ गई? 10 की घात 5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल लेते हैं, 100 का भाग दे देते हैं, तो 10 की घात 5 बट्टा 100 मीटर, मतलब कितना हो गया ये? 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। अब सोचो बात कि यदि इस चित्र में हमने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का नाभिक लिया है, तो परमाणु की त्रिज्या कितनी हो रही है? 1 किलोमीटर। मतलब प्रकार लेकर एक टांग को तो आपको यहां पे रखना है, और प्रकार की दूसरी टांग कितने? 1 किलोमीटर दूर, इधर इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, इधर 1-1 किलोमीटर की रेंज में इतना बड़ा जब परमाणु होगा तो ये इतना सा नाभिक होगा। तो आप ये समझ सकते हो कि नाभिक कितना छोटा सा भाग है। एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं यहां पे कि इतने बड़े परमाणु में इतना सा भाग नाभिक है। ठीक है, अच्छा, और इतने से भाग इस नाभिक के अंदर कौन बैठे हुए हैं? केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सोडियम का अगर एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, तो इतने से भाग में 23 जने ये बैठे हुए हैं, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। यहां पर 23 जने बैठे हुए हैं इतने से भाग में। ठीक है, और पूरे इस 1 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ और सिर्फ ये 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अब बात को सुनो, भारी कितना है? देखो, इतने से भाग में 23 जने बैठे हैं, और हर एक जना 1837 जनों की इलेक्ट्रॉनों की ताकत है एक जने में, वजन में। तो हर एक प्रोटॉन में का वजन 1837 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। तो ऐसे 23 जने है, इसके चारों तरफ केवल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, 11 इलेक्ट्रॉन की तुलना में इन 23 जनों का वजन तो बहुत 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 ज्यादा हो गया ना, क्योंकि यहां तो हर एक जना ही 1837 के बराबर है। तो रदरफोर्ड ने गलत क्या कहा इसमें? यही तो कहा कि परमाणु का सारा द्रव्यमान छोटे से भाग में केंद्रित है। तो सही कहा, 23 जने बेटे, हर एक जना 1837 के बराबर है, इसलिए परमाणु का सारा द्रव्यमान मतलब इस नाभिक का द्रव्यमान। समझ में आ रही बात? ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी बात, चलिए तो मित्र आप ऐसा करो कि लिखो, देखेंगे, लिखिएगा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, लिखिएगा। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में गीगर व मार्सडेन की मदद से सोने की पतली पन्नी पर ब्रैकेट में लिख देना 10 की घात -7 मीटर मोटाई, सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार कराई, तो ये देखा कि अधिकतर अल्फा कण सीधे गुजर गए इन अल्फा कणों का विचलन ज्ञात करने के लिए इस पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड युक्त एक पर्दा भी रखा। जब इस पर्दे पर कोई आवेशित कण टकराता है तो चमक उत्पन्न करता है। लगभग, अब नेक्स्ट लाइन से लिखना, लगभग, अब यहां पे जो मैं लिख रहा हूं वो आप लिखना, लगभग 0.14% अल्फा कणों का विचलन 1 डिग्री से भी कम था।
मतलब 0.14%। अभी इसमें और क्लियर करता हूं अभी इसको। एवं लगभग 8000 में से एक अल्फा कण, 8000 में से एक अल्फा कण का विचलन 90 डिग्री से कम था, मतलब न्यून कोण पे था। एवं 20,000 में से एक अल्फा कण का विचलन, एवं 20,000 में से एक अल्फा कण का विचलन 180 डिग्री के कोण पर था। अर्थात वह अल्फा कण उसी पथ पर पुनः लौट आता है। अब इसको देखो, थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि ये इसका क्या मतलब है। देखिएगा, एक तुलनात्मक अध्ययन एग्जैक्ट नहीं है ये, पहली चीज तो अनुमानित है ये, ठीक है। कि जब अल्फा कण यदि भेजे गए तो देखिए अधिकतर अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए, मतलब कोई विचलन था ही नहीं, ठीक है। दूसरा, लगभग 0.14% अल्फा कणों का विचलन 1 डिग्री से कम है। तो 0.14 मतलब अगर 100 अल्फा कण भेज रहे हैं तो 0.14, ठीक है। अब बताइएगा कि 100 अल्फा कणों में 100 अल्फा कण में 0.14 अल्फा कण का विचलन 1 डिग्री से भी कम है, मतलब ना के बराबर विचलन है, ठीक है। इसका मतलब 1000 अल्फा कण में से अगर देखें तो 1.4 अल्फा कण, मतलब 10,000 में से देखें तो 14 अल्फा कण, और 20,000 में से देखें तो 28 अल्फा कण। मतलब अगर 20,000 अल्फा कण भेज रहे हैं तो लगभग 28 अल्फा कण का विचलन 1 डिग्री से कम रहा है, ज्यादातर तो सीधे निकल गए, ठीक है। अच्छा, और अल्फा कण 90 डिग्री से कम की कितना हुआ, लगभग 8000 में से एक अल्फा कण। तो 8000 में से एक अल्फा कण, 8000 में से कितना है, एक अल्फा कण न्यून कोण पर, मतलब 16,000 में से, 16,000 में से अगर बात करें तो 2 अल्फा कण। अच्छा, 16 में से 2, 8 में से 1 है तो 4,000 में से, तो 4,000 में से देखें तो आधा अल्फा कण, तो 4,000 में से आधा अल्फा कण, मतलब ये लगभग 20,000 में से 2.5 अल्फा कण, मतलब 2.5 अल्फा कण। अच्छा, और 40,000 कर दिए तो 5 अल्फा कण, 5 अल्फा कण। अब यहां पर भी 40,000 का कहेंगे तो डबल हो जाएंगे, 56 अल्फा कण। अब समझो बात को कि अगर मान लीजिएगा 40,000 अल्फा कण भेज रहे हैं तो ज्यादातर तो सीधे ही निकल गए, और 40,000 में से केवल 56 अल्फा कण का विचलन 1 डिग्री से भी कम हुआ है। 1 डिग्री से कम मतलब एक तरह से ये रहा और ये विचलन, तो ये विचलन तो ज्यादा हो रहा है, करीबन 20-30 डिग्री हो गए, 1 डिग्री से भी कम विचलन आया है, ठीक है। 40,000 में से 56 अल्फा कण है 1 डिग्री से भी कम, और 40,000 में से केवल 5 अल्फा कण निकले जो 90 डिग्री से भी कम कोण पर विचलित हुए, और 20,000 में से एक का 180 डिग्री, मतलब 40,000 में से लगभग 2 अल्फा कण वापस अपने पथ पर ही लौट गए। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो एक अनुमानित है कि कैलकुलेशन, ठीक है। अब आप आगे लिखिए इसमें, इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए, इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। नंबर 1, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है। सेकंड, परमाणु का लगभग सारा धनावेश, परमाणु का लगभग सारा धनावेश व लगभग सारा द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित है, छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया, ठीक है। और कॉपी के टॉप पर ये तीनों चीजों का द्रव्यमान लिख लो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख लेना कॉपी के टॉप पर। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम वीडियो पॉज करके डायग्राम भी बना लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो इसके अंदर,
तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते होंगे, क्योंकि क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर होते, जैसे कि थॉमसन के मॉडल में है, तो नाभिक ने विद्युत आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर समाहित कर लेता एवं परमाणु का अस्तित्व भी नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा एक और। अगले पॉइंट में देखिएगा, विचलित होने वाले, देखो समझो पहले, विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या है। देखो विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, देखो मान लीजिएगा कि थीटा कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या है सपोज n। थीटा कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या है यदि n, तो n समानुपाती होता है z स्क्वायर अपॉन साइन की घात 4 थीटा बाई 2। n क्या है? विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, विचलित अल्फा कण, z है लक्ष्य नाभिक का परमाणु क्रमांक, मतलब कौन से नाभिक की ये पन्नी है। जिससे सोने की पन्नी है तो z वो आ जाएगा, चांदी की पन्नी है तो z उसका लक्ष्य नाभिक का वो आ जाएगा, एल्यूमिनियम की पन्नी है तो z का मान 13 आ जाएगा। तो लक्ष्य नाभिक का परमाणु क्रमांक, लक्ष्य नाभिक का परमाणु क्रमांक, और थीटा, थीटा क्या है? विचलित कोण या विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, देखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ समानुपाती बता रहा है कि n समानुपाती, इसके बराबर का आपको पता नहीं है अभी। ठीक है, इससे हमको ये पता लग रहा है कि अगर एल्यूमिनियम की पन्नी की बजाय अगर चांदी की पन्नी लेते हैं तो z उसका ज्यादा है, तो विचलित होने वाले कणों की संख्या ज्यादा होगी। मतलब अगर एल्यूमिनियम की पन्नी है और 30 डिग्री पे विचलित होने वाले कण अगर 5 है सपोज, ठीक है, तो अगर उसी व्यवस्था में एल्यूमिनियम की पन्नी की बजाय अगर चांदी की पन्नी लगा दें तो चांदी की पन्नी के लिए z ज्यादा है और उतने कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी करते हैं अभी। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि इसमें लिख लीजिएगा एक पॉइंट और कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में किसी भी विचलन कोण थीटा पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या n, और उसके बाद में ये कॉपी कर लीजिएगा और ये सारा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा वैसे इसमें एक चीज बताओ, अगर यहां पर ये ऊपर की तरफ अल्फा कण है, ठीक है, तो यहां पर विचलन कोण का मान कितना है? 0 डिग्री, और ज्यादातर अल्फा कण है। अब जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नाभिक के निकट आ रहे हैं, इनका विचलन बढ़ रहा है, विचलन बढ़ रहा है, विचलन कोण भी बढ़ रहा है। लेकिन विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? तो कम हो रही है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण सीधे गुजर गए। ठीक है, और लगभग 0.14% का तो 1 डिग्री से कम हुआ, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट गया। तो जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं नाभिक के, विचलन कोण का मान बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे कणों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसके अंदर, देखिए आप कि यदि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में 90 डिग्री कोण पर विचलित होने वाले, 90 डिग्री कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या 16 है, तो 60 डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होगी? 90 डिग्री कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या है 16, तो 60 डिग्री के कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा है आपको। ठीक है, तो एन सब अब देखिएगा इस
क्वेश्चन करते हैं। देखो n समानुपाती जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले में इस तरह से कर सकते हैं। देखो तो n बराबर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की का 4 थीटा बाई 2। अब के क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं पता कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे भी के से के ऑटोमेटिकली कट जाए। देखो कैसे, अब n की जगह अगर मैं 16 रख दूं पहले, तो थीटा की जगह कितना रखूंगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो 16 बराबर के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की का 4, 90 रखना है तो 90 अपॉन 2 45, तो साइन की का 4 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की ओर का 4। ठीक है, अच्छा n की जगह 60 डिग्री कौन पे पूछा, तो मान लीजिएगा n है कण। ठीक है, तो n बराबर के जेड स्क्वायर अपॉन साइन, अब 60/2 कितना हो गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो 16/n, तो यहाँ पे आगे सोल्व करें, देखिएगा अगर दोनों में डिवाइड कर देते हैं तो देखो 16/n बराबर, देखिए जैसे डिवाइड करेंगे एक तरह से तो ये कट जाएगा के जेड स्क्वायर और ये ऊपर हो जाएगा, तो साइन की का 4 30 डिग्री अपॉन साइन की का 4 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन 30 डिग्री बटा साइन 45 डिग्री की होल का 4। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, इसका मान हो गया 1/2 और इसका हो गया 1/√2 की होल का 4। ठीक है, तो 16/n बराबर कितना हो गया, देखो 1/2 गुणा √2/1 की होल का 4। ठीक है, तो ये हो गया देखो √2 गुणा √2, जो हो गया √2 अपॉन 2 गुणा 2, 4 बार हो गया। ठीक है, √2 गुणा √2 हो गया 2, तो 1 2 से 2 कट गया, ये भी हो गया 2, 1 2 से ये कट गया, तो कितना हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × 16, तो इनका मान कितना आ जाएगा 64, मतलब 64 अल्फा का। ठीक है, कि अगर 90 डिग्री के कोण पर विचलित होने वाले अल्फा कणों की संख्या अगर 16 है, तो उसी पन्नी से 60 डिग्री के कोण पर विचलित होने वाले कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 अल्फा। और देखिएगा, देखो विचलन कोण कम है तो अल्फा कणों की संख्या भी क्या है, ये ज्यादा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, और ये हुआ अल्फा पर्किंडल प्रयोग। अब है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो हेडिंग डाल लीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये प्रयोग था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड ने पहली चीज तो यही कही कि परमाणु का सारा धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसे नाम नाभिक दिया, तथा परमाणु में सारे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ताकार कक्षाओं में यदि चक्कर काटते हैं तो विकेंद्रीय बल चाहिए, और इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल से संतुलित होगा। मतलब एक तरह से नाभिक पर आवेश कितना होता है, नाभिक किसी भी परमाणु को लिखने का तरीका होता है ZXA। Z हो गया उसका परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन है। तो नाभिक के में अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, Z, हर एक प्रोटॉन पे चार्ज होता प्लस का E, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, ZE। तो नाभिक पर आवेश कितना हो गया, ZE। ठीक है, एक बात और, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, देखिएगा कोई भी कण यदि वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए उस कण पर केंद्र की तरफ एक बल चाहिए ही चाहिए, जो विकेंद्रीय बल की भूमिका निभाता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा
अच्छा, उस अभिकेंद्री बल का मान होता है एम वी स्क्वायर बट्टा आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम है उसका द्रव्यमान, वी उसकी है चाल, आर होगी उसकी त्रिज्या, इस कक्षा की त्रिज्या, वी इसकी चाल। दूसरा, कूलम्ब बल क्या होता है, देखो अगर दो आवेश है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी है यदि r, तो दोनों आवेश प्रतिकर्षित करे चाहे आकर्षित करे, वो तो इन पर डिपेंड करेगा इनकी ध्रुवता पर। उस लगने वाले बल का मान होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस मापांक का मतलब होता है चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, आपको प्लस ही रखनी है। ठीक है, तो K Q1 Q2 या अलग अलग भी Q1 Q2 कर लीजिएगा तब भी आंसर बन जाएगा ये। ठीक है, तो K Q1 Q2, तो यहां पर देखिएगा एक तो हो गया नाभिक जिस पर आवेश कितना हो गया ZE, एक हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, K कोई कांस्टेंट है, इसका मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो। इप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ ली होगी। ठीक है, और K का मान डायरेक्ट आप ध्यान रखना, अभी निर्वात के लिए 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर होता है K की जगह। ठीक है, तो यहां पर नाभिक पर आवेश हो गया ZE, इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया माइनस का E। ठीक है, लेकिन दोनों का प्लस ही हो जाएगा मापांक की वजह से, तो दोनों के बीच में विद्युत बल क्या हो गया, FE, विद्युत बल क्या हो गया K ZE माइनस E अपॉन आर स्क्वायर। तो माइनस का ZE स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा K ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों के बीच में तो पहली हो गई FC बराबर FE, पहली परिकल्पना। परिकल्पना क्या, पहला तो ये जो रूल दिया था उसने। ठीक है, FC बराबर क्या होगी FE, MV स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो MV स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई KZE स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, हेडिंग डाल रखा आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इसके अंदर पहली चीज लिखिएगा, इस मॉडल के अनुसार परमाणु का सारा धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित है जिसे नाभिक नाम दिया गया, तथा परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर काटते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल से संतुलित होता है, और ये उतार लीजिएगा सारा पहले तो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ये बन गई 1, और इसको नाम दे दीजिए बोले इक्वेशन 1A, क्योंकि 1 से बनी है, नई चीज नहीं है। देखिए आपने, अब देखिएगा दूसरा उसने इलेक्ट्रॉन की देखिएगा टोटल ऊर्जा की भी गणना की थी। इलेक्ट्रॉन यदि चल रहा है, ठीक है, तो उसकी टोटल ऊर्जा मतलब उसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, देखिएगा। सुनो, देखो यहां तक रख कर दो मैं, तो ये हो गया आपके लिए एक इक्वेशन, तो आपकी बन गई MV स्क्वायर इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन आर। एक ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब देखिएगा, आपको देखना है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो सेकंड पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी देखेंगे, तो पहले गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र एक ही है, वो है हाफ MV स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हो गया हाफ MV स्क्वायर। और देखिए MV स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, इक्वेशन 1A से, इक्वेशन 1A से बना चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिएगा हाफ KZE स्क्वायर अपॉन आर।
ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होती है, निकाय के लिए। अगर मान लीजिएगा पृथ्वी और कोई द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान, अगर ये निकाय है तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा हो जाती है mgh। ठीक है, h है इस धरातल से यहां से ये ऊंचाई। अच्छा, ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है जैसे। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के लिए अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होती है। स्प्रिंग की बात कर लें, ये स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग के अंदर अगर द्रव्यमान को x दूरी से विस्थापित करते हैं तो x दूरी से जैसे अगर विस्थापित करेंगे, ये स्प्रिंग x दूरी से खिंच जाए, विस्थापित हो जाए, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ के इस के से अलग है, यहाँ पे के स्प्रिंग नियतांक है। ठीक है, इसी तरह से अब दो आवेशित कण है तो स्थितिज ऊर्जा कैसे देखेंगे। अगर मान लीजिएगा दो आवेशित कण है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हो, दो आवेशित कण है Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी है r, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन r। आवेश को उसकी प्रकृति के साथ रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। ठीक है, जबकि बल अगर r स्क्वायर कर देंगे तो बल आ जाएगा। बल का परिमाण देखना है तो आपको सिर्फ मापांक लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की, तो नाभिक पर आवेश तो हो गया Ze, इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया -e, तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया ये k Q1 Q2 अपॉन r, Q1 Q2 अपॉन r, तो k Ze और -e अपॉन r माइनस के Ze स्क्वायर अपॉन r। ठीक है ना, ये बन गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो टोटल ऊर्जा देख लें, तो कुल ऊर्जा, तो टोटल एनर्जी का मान क्या हो गया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया देखिएगा, हाफ के Ze स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के Ze स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो इसमें ये आ गया, कुछ कॉमन आ गया, के Ze स्क्वायर अपॉन r कॉमन आ गया, के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टोटल ऊर्जा की फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, एनर्जी के Ze स्क्वायर अपॉन r कॉमन हो गया, 1/2 माइनस 1, मतलब माइनस का 1/2 हो गया ये, तो माइनस का 1/2 के Ze स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला किसका बन गया, टोटल एनर्जी का। और देखिएगा कुल ऊर्जा क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और कुल ऊर्जा अगर नेगेटिव आ रही है, जो ये प्रदर्शित करती है कि सिस्टम में, मतलब नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य हमेशा आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो दूसरी तो सीधी कॉपी कर लीजिए उसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन की पहले गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उसकी टोटल ऊर्जा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप कर लीजिएगा, उसके बाद में आगे लाइन लिख लीजिएगा इसमें कि कुल ऊर्जा ऋणात्मक, यह प्रदर्शित करती है कि